तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। और तो दोस्तों, अभी आपकी स्कूल भी चल नहीं रही है, तो घर पे रह के आप सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं तो आपको यही कहूँगा और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कीजिए इसके साथ। और अब यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। दो ध्रुवीयता को चुनौती। अब दो ध्रुवीयता को चुनौती किसने दिया? गुट निरपेक्ष ने। अब दो ध्रुवीयता की हम जब बात कर रहे हैं तो किसकी हम बात कर रहे हैं? यूएसए और यूएसएसआर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएसएसआर की हम बात कर रहे थे, इसको चुनौती आगे किसने दिया? नेम ने दिया। नेम किसको बोलते हैं हम आगे भी देखेंगे। नेम का फुल इंग्लिश में हम इसको नेम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। अभी आप देखते रहो वीडियो, बस वीडियो के साथ बने रहो, अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो विश्व क्या हो रहा था? दो गुटों में बट रहा था। तो ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने, अब यहाँ पे एक बेसिक सा मतलब समझ लो, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या होता है। गुट निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि दोनों सुपर पावर यानी कि दोनों महाशक्तियों से अलग रहना ही गुट निरपेक्ष है, ठीक है। किसी भी गुट में शामिल ना होना, निरपेक्ष हो जाना, किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति का पालन करना, मतलब कि अलग गुट बना लेना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया? अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प दिया, थर्ड ऑप्शन दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने पहला जो इनके पास ऑप्शन था वो था यूएसए में शामिल हो जाए, वरना यूएसएसआर में शामिल हो जाए। अब तीसरा जो इनके पास ऑप्शन था वो था नेम। नेम एक ऐसा ऑप्शन था जिससे ये सुरक्षित रह सकते थे, जो भी कंट्री थे, नव स्वतंत्र देश थे, ये सुरक्षित रह सकते थे। अगर वो इस महाशक्ति में जाते तो यहाँ पे उनको नुकसान हो सकता था, वो इसमें जाते तो इसमें नुकसान हो सकता था। इसीलिए इन दोनों महाशक्तियों से बचने के लिए तीसरा जो विकल्प लाया गया वो था नेम, नॉन अलिजमेंट मोमेंट। देख सकते हो इसका फुल फॉर्म यही है। ये एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा क्वेश्चन, ये नेम का फुल फॉर्म बताओ, या 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा कि नेम का फुल फॉर्म ये सही है नहीं सही, आपको बताना होगा ऑप्शन में। यूएसएसआर की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो प्रिपेयर करो खूब दबा के। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो प्रमुख संस्थापक देश और नेता थे वो कौन से थे? अब देखो, जब देश की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले भारत से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा मिस्र के कौन थे? गमाल अब्दुल नासिर या अब्दुल गमाल नासिर इनको बोलते हैं, इनका नाम है। और यूगोस्लाविया से थे जोजो ब्रोज टिटो, इन सब का याद रखना नाम। और घाना से थे बामे अंक्रुमा, इंडोनेशिया से सुकुर्नो। इन दोनों ने क्या किया था? 1956 में जो बैठक हुई थी उसमें समर्थन किया था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, ठीक है। कब? 1956, देख लो लिखा हुआ है यहाँ पे, डेट नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, सब कुछ मैं बनाने के लिए आपको कहूँगा। वो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 12th मजाक नहीं, और 12th में ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं। कहीं पे आपको बता रहे होंगे कि 12th में बहुत इजीली मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आते दोस्तों। मेहनत करना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, याद करना पड़ता है, आपको सब कुछ करने पड़ेंगे जो अब तक अभी ने नहीं किया। और गारंटी है कि आपके 12th में ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आएंगे, ठीक है। तो नेम का जो पहला सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? नेम मीन्स गुट निरपेक्ष आंदोलन, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें कितने कंट्री शामिल थे? 25 कंट्री शामिल थे, याद रखो एक एक पॉइंट को। और इस सम्मेलन में 3 मुख्य बातें हुई थी। कब? जब 1961 में यूगोस्लाविया में जब ये सम्मेलन हुआ था, तो इसमें 3 मुख्य बातें निकल के आई थी। पहली जो बातें निकल के आई थी, 5 देशों के बीच में सहयोग। अब इसमें 5 देश थे, हमने पीछे पढ़ा कि इसमें 5 देश शामिल थे, तो इन पांचों के देशों के बीच में क्या होगा? सहयोग होगा, हेल्प करेंगे एक दूसरे के। क्या करेंगे? हेल्प, जैसे कि आप लोग करते हो ना एक दूसरे की हेल्प, तो उसी प्रकार एक दूसरे की हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट था शीत युद्ध के दायरे तथा प्रसार को कम करना। और नीम में कितने? 16 नए अफ्रीकी देश शामिल हो गए थे, मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में 16 नए अफ्रीकी देश शामिल हो गए थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये करंट अफेयर से आता है क्वेश्चन, 2016 में नीम का 17वां सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? वेनेजुएला में। अब ये याद रखना है कि पूछ लेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? वेनेजुएला। कब हुआ? 2016 में, ठीक है। कौन सा हुआ था 2016 में? 17वां। एक एक पॉइंट याद रखो। और गुट निरपेक्ष की परिभाषा क्या नहीं है, बुक में आपको मिलेगा, क्या नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन गुट निरपेक्ष की परिभाषा सीधा सिंपल है, दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का फैसला क्या होता है? गुट निरपेक्ष होता है। अब दोनों सुपर पावर जो थे यूएसए और यूएसएसआर में अलग रहने का आंदोलन जो था वही हम गुट निरपेक्ष कहते हैं। वेरी इजी, दोनों सुपर पावर से अलग रहना ही गुट निरपेक्ष है। अब एक बात यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महाशक्तियों से अलग रहने का अर्थ ये नहीं है कि पृथकवाद की नीति अपना ली, तटस्थता की नीति अपना ली। अब ये दोनों नीति को समझो क्या है।
देखो, गुट निरपेक्ष ने पृथकतावाद की नीति को नहीं अपनाया। गुट निरपेक्ष अलग है, पृथकवाद की नीति अलग है। पृथकवाद की नीति क्या होता है वो समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। अंतर्राष्ट्रीय मामले वो मामले होते हैं जो विश्व स्तर के होते हैं, जिसमें सभी कंट्री भाग लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब जो पृथकवाद की नीति को पालन करता है वो उसमें भाग लेता नहीं है। जैसे कि क्या हुआ था 1787 में अमेरिका में, ये अमेरिका लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अमेरिका में हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन 1787 में, याद रखना क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। और प्रथम विश्व युद्ध तक यानी कि 1914 तक क्या किया था, विश्व युद्ध तक अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखा था। किसने? अमेरिका ने, 1787 से 1914 तक। तो इसको हम बोलेंगे पृथकवाद, ठीक है। इसको या ऐसी नीति को पालन करने वाले देशों को किसी भी मतलब नहीं होता, यानी कि सेल्फिश होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं। इनको किसी भी कंट्री से मतलब नहीं होता, ये अपनी ही बात करते हैं बस। लेकिन जबकि गुट निरपेक्ष देश क्या थे, वो पृथकवाद की नीति को अपनाया उन्होंने। वो शांति समझौते की बात करते थे, कहते थे कि भाई शांति होनी चाहिए देश के अंदर। और ये जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में क्या करवाया था? समझौता करवाया था। तो ये पृथकवाद थोड़ी ना है यार। पृथकवाद ऊपर आपने देखा वो अलग है, ये अलग है, तो इसको कैसे इससे कंपेयर कर सकते हैं? तो ये आलोचना के अंतर्गत भी ये पॉइंट आ जाते हैं। सो मेरे दोस्तों, कंफ्यूज मत होना कि पृथकवाद का मतलब क्या है। आपको सीधा मैंने बता दिया पृथकवाद का मतलब। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश शामिल थे वो पृथकवाद क्यों नहीं थे वो भी मैंने आपको बताया। आप ये समझते हैं कि कई बार गुट निरपेक्ष को क्या बोलते हैं? तथ्यस्थता की नीति ही बोलते हैं। अब तथ्यस्थता की नीति का अर्थ क्या है? युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। अब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, मान लो ए और बी के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इसमें जब देश कोई शामिल नहीं होता है ना, उसको तथ्यस्थता बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था आपको आगे बताऊंगा कि इसमें भी शामिल हुए थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश। तो ये आवश्यक नहीं कि युद्ध को खत्म किया जाए। क्या होता है कि इसमें ये आवश्यक नहीं है कि युद्ध को खत्म किया जाए। अब ये युद्ध में तो शामिल हो ही नहीं रहे और वो युद्ध को खत्म करने की भी बात नहीं करते, और ना युद्ध में शामिल होते हैं, और ना ही उसको सही गलत बताते। अब ये नहीं बताएंगे कि भाई ये इसने गलत किया या इसने सही किया, जो किया किया भाई, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम इसको तथ्यस्थता की नीति बोल रहे हैं। अब अगला देखो, जबकि गुट निरपेक्ष देशों ने क्या किया? तथ्यस्थता की नीति का पालन नहीं किया। युद्ध में शामिल हुए नियम के देशों ने युद्ध को टालने का भी प्रयास किया और युद्ध को समाप्त करने का भी प्रयास किया। तो दोस्तों ये था गुट निरपेक्ष। इन्होंने तथ्यस्थता की देखो नीति पालन नहीं कर रहे हैं, ना पृथकवाद की नीति पालन कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका ये टॉपिक 5th टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब 6th टॉपिक लेके आऊंगा। देखो दोस्तों, ये जितनी भी टॉपिक हैं सब आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। आप देखोगे तो आपके टॉपिक मिलते जाएंगे लाइन वाइज लाइन। तो आप नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो। और मेरे वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मेरी टीचिंग मेथड आपको अच्छी लग रही है, तो कृपया यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, और लाइक तो ज़रूर करना यार, और कमेंट भी ज़रूर करना। मेरा मतलब कि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो मेरे मोटिवेशन को ख़त्म कम मत होने दो। कमेंट करो, जो दिल में आए वो कर दो, गलत सही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की डेट में गलत कुछ होता ही नहीं है यार। चलो थैंक यू यार, ओके बाय।